जुनून, प्यार और दोस्ती चैप्टर 3। वेदांत बहुत गुस्से में अपार्टमेंट की हर एक चीज़ को बुरी तरह तहस-नहस करता जा रहा था। उसने बार में मौजूद सारी शराब की बोतलें तक नीचे फेंक कर तोड़ दी। हर तरफ कांच ही कांच बिखर गए। आंखों में आंसू, चेहरे पर गुस्सा और दिल में दर्द लिए वेदांत बुरी तरह तोड़फोड़ कर रहा था। तभी आरव, आर्यन, रुद्र दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, पर आज वो उनसे भी नहीं संभल रहा था। उन्होंने उसे बड़ी ही मुश्किल से रोका। अपने आप को संभालो वेदांत, आरव बोला। संभालूं? और कितना संभालूं? कितनी देर तक? जहाँ जाता हूँ वहाँ से बस बदकिस्मती ही हाथ लगती है। लगता है जैसे जितना उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ वो उतना मुझसे दूर चली जाती है। वेदांत चेहरे पर दुख लिए बोला। हम सबका हाल तुमसे अलग है क्या वेदांत? आर्यन की उदासी भरे सवाल से वेदांत एकदम शांत हो गया। तुम जानते हो ना कि हम सब भी नायरा को ढूंढने के लिए कितने डेस्परेट हैं। उसने फिर से पूछा। मुझे बस एक सुराग मिला था, उस वजह से हम बिना सोचे समझे सब छोड़कर इस शहर में आ गए ताकि उसे तलाश कर सकें। रुद्र सबको देखते हुए बोला। क्या इस सब के बाद भी तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही उसे तलाश करना चाहते हो? आरव ने भी उससे पूछा। हम ऐसे हार नहीं मान सकते वेदांत, हमें किसी भी हालत में अपनी नायरा को ढूंढना ही होगा। आरव उदास होते हुए बोला। हाँ वेदांत, इस शहर से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। आर्यन भी बोला। तुम लोग चिंता मत करो, मैं पर्सनली भी नायरा को तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना करो कि वो हमें जल्दी मिल जाए। रुद्र की बात सुनकर वो सभी थोड़े शांत हुए, लेकिन रुद्र भी देख पा रहा था कि वेदांत अभी भी काफी परेशान था। उसे इस तरह परेशान देखकर रुद्र उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। तुम चिंता मत करो वेदांत, हम सब मिलकर उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। मेरा दिल कहता है कि वो शायद हमें इसी शहर में मिलेगी। रुद्र की बात सुनकर वेदांत को थोड़ी राहत मिली। हाँ वेदांत, मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखना, हम उसे ढूंढ लेंगे। आर्यन बोला। मुझे भी लग रहा है कि शायद हमारी नायरा हमारे आसपास ही है। आरव बोला। उन सब की बातों से वेदांत को काफ़ी राहत मिली। इस बार उनके दिल की बात बिल्कुल सही साबित होने वाली थी, क्योंकि जिस नायरा को तलाश करने की वो सब जी जान से कोशिश कर रहे थे वो उनसे थोड़ी ही दूरी पर थी। रोड के उस पार जो छोटा सा रेस्टोरेंट था उसके ऊपर बने घर के एक कमरे में वो आईने के सामने बैठी थी। आईने के सामने बैठी ये लड़की वही थी जिसे कुछ देर पहले हमारे वेदांत ने सिग्नल पर देखा था, यानी हमारी प्यारी नायरा। लेकिन अब नायरा का रूप पहले के मुकाबले काफ़ी बदल चुका था। उसके कपड़े पहनने का ढंग बदल चुका था। जहां वो पहले शॉर्ट्स पहनती थी वहीं आज उसने पूरा शरीर ढके ऐसे कपड़े पहने थे। अपने घने लंबे बालों को उसने एक बन के अंदर बांध रखा था। आंखों पर चश्मा था। आईने के सामने बैठी नायरा अपने आप को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और अपना चश्मा उतारकर नीचे रख दिया। उसकी हेजल ग्रीन आंखों का रंग भी बदलकर काला नजर आ रहा था। तभी उसने धीरे से अपनी आंखों पर लगाए आई लेंसेस उतार दिए। वो लेंसेस उतारते ही उसकी आंखों का असली रंग नजर आने लगा। वो लेंसेस उतारकर वो अपने आप को बड़े ही ध्यान से आईने में देखने लगी। तभी 4 साल पहले का वो भयानक हादसा उसकी आंखों के सामने से गुजर गया। मैंने आज तक बहुत सारी लड़कियां देखी, लेकिन तुम्हारे जितनी खूबसूरत कोई भी नहीं। You are so beautiful, Naira baby. I can do anything to make you mine, anything, because I love you so much, Naira baby. उसके कानों में आज भी वो डरावनी आवाज़ गूंज रही थी, जिसे याद करने भर से ही उसके हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा और उसकी धड़कन तेज़ होने लगी। तभी उसके कानों में अपनी ही मदद के लिए लगाई गई गुहारें पड़ने लगी। माँ, नानी बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो जैन। माँ, नानी बचाओ, मुझे छोड़ दो। अपनी वो दर्दनाक चीखें उसके कानों में गूंजती जा रही थी। नायरा ने अपने सीने पर हाथ रख लिया, क्योंकि उसके सीने में दर्द होने लगा था और आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसकी हालत और ख़राब होती जा रही थी कि तभी उसके कानों पर एक पुकार पड़ी। रिया। वो आवाज़ सुनते ही उसके कानों में गूंजती वो चीखें अचानक से बंद हो गई। रिया बेटा, बाहर आओ, निधि का फ़ोन है तुम्हारे लिए। नीचे से उसकी माँ रेखा जी
आवाज़ दे रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर वो होश में आई और खुद को संभाला। उसने अपने आसपास देखा तो वो वहाँ अकेली थी और ठीक थी। हाँ हाँ माँ, आई, अभी आ रही हूँ, बस 1 मिनट। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे, फिर से अपने लेंसेज पहने और भागकर नीचे बने रेस्टोरेंट में गई। उसने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया था, यहाँ तक कि अपना नाम भी। अब वो नायरा से रिया बन चुकी थी। रिया उसकी नानी का दिया प्यारा सा नाम था और अब उसने उसे अपना लिया था। जैसे ही वो नीचे पहुंची, नीचे उसकी माँ किचन में कुछ बना रही थी और उसकी नानी वहीं बैठे उनकी मदद कर रही थी। रेखा जी ने अपने बाल काटकर अब बहुत छोटे कर लिए थे, जो उनके कंधों से ऊपर ही थे, लेकिन बावजूद इसके वो बहुत ही सुंदर थी। और अंकिता जी के बाल तो पूरे सफ़ेद हो गए थे। तुम्हारे फ़ोन को क्या हो गया बेटा? निधि भी सही कह रही है कि तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा है, इसीलिए उसने लैंडलाइन पर फ़ोन किया है। रेखा जी बोली, माँ, वो बाहर बारिश हो रही थी ना, इसीलिए मैंने फ़ोन ऑफ करके बैग में रख दिया था। अभी रिया ने जवाब दिया और लैंडलाइन की तरफ गई। उसने वहाँ रखा फ़ोन उठाया और कान से लगा लिया। मैं कब से तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रही हूँ रिया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई। सॉरी सॉरी निधि, वो क्या है ना, दरअसल बारिश की वजह से मैंने मेरा फ़ोन बंद कर दिया था। वो सब छोड़ो, अब कैसी हो तुम, ठीक हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। मैं ठीक हूँ निधि, तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करो। वैसे तुम देहरादून आने वाली थी ना, तो कब आ रही हो? 2 महीने बाद। जब मैं वहाँ आ जाऊँगी तो तुम्हें फ़ोन कर लूँगी, कम से कम तब तो अपना फ़ोन बंद मत रखना। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे लिए अपना फ़ोन कभी बंद नहीं करूँगी। रिया ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना, तुम भी। इतना कहकर दोनों ने फ़ोन रख दिया। निधि का फ़ोन आने से रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो फिर से अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसकी नानी ने उसे अपने पास बुलाया। रिया बेटा, यहाँ आना। तो रिया उनके पास जाकर खड़ी हो गई। तो तुम्हें वहाँ सेलेक्ट कर लिया गया है ना? उनका सवाल सुनकर और उनकी माँ दोनों ही थोड़े शांत हो गए, लेकिन अगले ही पल हमारी प्यारी रिया ने अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ले आई और बोली, हाँ नानू, मुझे अगले हफ्ते से ज्वाइन करना है, लेकिन आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। लेकिन बेटा, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? उसकी माँ ने पूछा। हाँ माँ, इतने सालों बाद जाकर कहीं मैं इसके लिए हिम्मत जुटा पाई हूँ। अब अपने कदम पीछे नहीं लेना चाहती। मैं जानती हूँ कि मैं उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती, लेकिन कम से कम मैं उन सब के आसपास तो रह सकती हूँ ना। मैं इसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ माँ। ये सब कहते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन वो बखूबी अपने आंसुओं को नीचे गिरने से रोक रही थी। ये देखकर उसकी माँ उसके पास आई। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अब मैं उसके लायक नहीं हूँ और ना जाने बाकी सब भी मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। ऐसे अनजान बनकर ही सही, पर कम से कम उन सबके पास रहने से जो खुशी मुझे हासिल होगी, वो मैं खुशी डिज़र्व करती हूँ ना माँ। बोलो ना माँ, मैं बस उनके आसपास रहना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सब कहते कहते उसके आंसुओं का बांध ही टूट गया। उसके आंसू देख उसकी माँ और नानी दोनों भी रोने लगे। रेखा जी ने तुरंत अपने सीने से लगा लिया। किसने कहा कि तुम उसके लायक नहीं, बल्कि ये मतलबी दुनिया मेरी बेटी के लायक नहीं है। मेरी बेटी से अच्छा और डिज़र्विंग इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा। अगर तुम्हें उनके पास रहने से खुशी हासिल होती है तो मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं रोकूंगी। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। उसकी माँ ने उसे अपने सीने से सटाए हुए कहा, और मैं भी। उसकी नानी भी उन दोनों से आकर लिपट गई। हमें तुम पर पूरा भरोसा है रिया, पूरा भरोसा। अंकिता जी ने भी दोनों को प्यार से थपथपाते हुए बोली, आई लव यू मेरी प्यारी माँ, आई लव यू नानू। आप दोनों मेरी सपोर्ट सिस्टम हो। रिया के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। आई लव यू टू बेटा, उन दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ देर रात हो गई थी और रुद्र अभी भी पुलिस हेडक्वार्टर्स में बैठा किसी ज़रूरी केस पर काम कर रहा था, जिस वजह से उसे घर जाने में काफ़ी देर हो गई थी। रात के लगभग 1 बजने वाले थे। तभी एक कांस्टेबल अंदर आया। साहब जी, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्या आपको घर नहीं जाना?
वो आधे उम्र का कांस्टेबल रुद्र के लिए थोड़ा परेशान था। अभी काफ़ी काम बाकी है शिंदे जी, आप चले जाइए, मैं ये काम खत्म करके ही जाऊंगा। रुद्र की बात सुन वो कांस्टेबल हल्के से मुस्कुराया और बोला, ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी, पर जल्दी घर चले जाना, कल की तरह यहीं पर मत सो जाइएगा। वो इतना बोलकर वहां से चले गए। उनके जाते ही रुद्र फिर से अपने काम में लग गया। देखते ही देखते घड़ी का कांटा कब 1 से 2 पर आ गया। रात के 2 बजे तक रुद्र अपना काम कर रहा था। देखने से ही पता चल रहा था कि ये केस उसके लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब वो काफ़ी थक गया था और उसे नींद भी बहुत आ रही थी। इसीलिए उसने अपने सामने पड़ी फाइलों को बंद कर दिया और कुर्सी पर टिक कर बैठ गया। तभी उसकी नज़र अपनी डेस्क पर रखी एक तस्वीर पर गई जो उसके बचपन की थी। उस तस्वीर में उसके साथ वेदांत, आर्यन और आरव भी थे, लेकिन उन सबके साथ ही उस तस्वीर में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की थी और प्यारी भी, जो उनसे थोड़ी छोटी लग रही थी। यह लड़की कोई और नहीं, नायरा ही थी। वो बचपन में भी बहुत ही प्यारी थी और वो चारों भी उसके साथ बहुत खुश लग रहे थे। उस तस्वीर में मौजूद नायरा के चेहरे की मुस्कान उसके अंदर की खुशी का अंदेशा दे रही थी। उस तस्वीर को देखते ही रुद्र के माथे की शिकन एकदम से गायब हो गई और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसने वो तस्वीर उठाकर अपने सीने से लगा ली। उसने अपनी कलाई पर मौजूद ब्रेसलेट को देखा, उस पर लगे लाल रंग के जेम को चूम लिया। उस तस्वीर को सीने से लगाए उसे वहीं बैठे बैठे नींद कब आ गई उसे पता भी नहीं चला। तभी किसी ने वो तस्वीर उसके हाथ से लेकर वापस डेस्क पर रख दी, जिससे रुद्र की नींद खुल गई। उसने आंखें खोलकर सामने देखा तो सामने वहीं कुछ दूरी पर नायरा खड़ी थी जो तस्वीर में थी। वर्तमान समय में 12 साल छोटी नायरा। उसे देखते ही रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी नायरा ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और रुद्र ने बिना कुछ सोचे समझे उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। भले ही नायरा की हाइट उससे मैच नहीं कर रही थी, पर फिर भी वो दोनों एक साथ बहुत ही प्यारा सा डांस कर रहे थे, जिस वजह से रुद्र एक ही पल में अपनी सारी थकान और परेशानी भूल गया। तभी नायरा ने मुस्कुराते हुए डेस्क पर पड़ी उसकी गाड़ी की चाबी उसे थमा दी, जिसका मतलब वो तुरंत समझ गया और वहाँ से सीधा अपने घर के लिए निकल गया। आरव को अभी अपने हॉस्पिटल में एक बहुत ही ज़रूरी सर्जरी परफॉर्म कर लगभग 6 घंटे बाद ओटी से बाहर निकला, जिस वजह से वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। उसने अपने हाथ वॉश किए और अपने कैबिन में आया। वो बहुत ही थक गया था, इसीलिए जाकर सीधा काउच पर लेट गया। काउच पर लेटे लेटे वो अपने डेस्क पर रखी वही तस्वीर देख रहा था जिसे अभी अभी रुद्र के पास थी। उसे देख आरव के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसे देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आई मिस यू सो मच नायरा, काश तुम यहाँ होती, तुम्हारी ढेर सारी बकबक को आज बहुत मिस कर रहा हूँ। ऐसा कहकर उसने जैसे ही आंखें खोली उसे सामने अपने नायरा नजर आई, जो उसकी तरफ ही मुस्कुराकर देख रही थी। लुक, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। उसकी वो प्यारी सी आवाज़ सुन आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उठकर बैठ गया। नायरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाकर उसकी चेयर पर बैठा दिया। अब आरव अपनी कुर्सी पर बैठा था और नायरा उसके ठीक सामने डेस्क पर पालथी मारकर बैठी उससे ढेर सारी बकबक किए जा रही थी। आरव के हाथ में गर्मा गर्म कॉफ़ी का कप था और वो बड़े ही गौर से उसकी बकबक सुन रहा था। वो मन ही मन खुश था कि नायरा उसके सामने थी। उसकी यही बकबक तो वो मिस कर रहा था। वो बस मुस्कुराता ही जा रहा था क्योंकि नायरा का मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो ये सब इमेजिन कर रहा था। उसे भी नहीं पता था आर्यन अपने घर के शानदार किचन में एक नई डिश ट्राई कर रहा था। उसने अपने आसपास देखा लेकिन नमक वहाँ पर नहीं था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी में उसे लेने के लिए मुड़ा ही था कि सामने से नायरा उसके लिए नमक ले आई। उसे देखते ही आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उसके हाथ से वो नमक की शीशी ले ली और पैन के अंदर नमक डाल दिया। उसे वो नमक की शीशी पकड़ाकर नायरा वहीं किचन के
ऊपर बैठ गई और उसे गौर से देखने लगी। उसे अपनी ओर ऐसे देखता देख आर्यन हल्का हल्का शर्मा रहा था, तो नायरा उसे बोलती है, अबे घोंचू, ऐसे क्यों शर्मा रहा है। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और आर्यन नायरा को अपनी बनाई डिश टेस्ट करवा रहा था। उस डिश को टेस्ट कर नायरा बहुत खुश हो गई। उसे इतना खुश देखकर आर्यन और भी ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि अब तो नायरा ने खुद उसकी डिश को अप्रूव कर दिया था, चाहे वो उसके ख्यालों में ही क्यों ना हो। आर्यन के घर की दीवार पर भी वही तस्वीर टंगी थी जो बाकी दोनों के पास थी। वहीं दूसरी तरफ हमारा वेदांत अपने कैबिन में बैठा था और बहुत ही परेशान लग रहा था। शायद कोई इशू था जिस वजह से वो अपने मैनेजर पर भड़क रहा था। वो मैनेजर बेचारा गर्दन झुकाए सब सुनता जा रहा था। तभी वेदांत ने गुस्से में अपने सामने पड़ी फाइल उठाकर नीचे फेंक दी और उसे कैबिन से जाने के लिए कह दिया। मैनेजर ने वो फाइल उठाई और चुपचाप वहाँ से निकल गया। लेकिन उसके जाने के बावजूद भी हमारे वेदांत का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी गहरी सांसें लेकर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगा। तभी किसी ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपना मुलायम हाथ रख दिया, जिससे एक ही पल में उसके माथे की शिकन गायब हो गई और होठों पर हल्की और बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसी के साथ वो छोटा सा हाथ उसकी आंखों पर से हट गया। उसके हटते ही वेदांत ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र सीधा अपने कैबिन की बालकनी पर गई, जहां बारिश आ रही थी और उसी बारिश के बीच लगभग 12 साल की नायरा मस्ती कर रही थी। बारिश में झूल रही थी। बालकनी के कांच की दीवार पर जमी बूंदों के बीच से वेदांत उसे देख रहा था। नायरा ने वेदांत की ओर देखा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही वेदांत मुस्कुराते हुए, किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो उसी तरह उसकी तरफ बढ़ता चला गया। उसने बालकनी का दरवाज़ा स्लाइड किया और बाहर दाखिल हो गया। बाहर आते ही बारिश की बूंदें उसे भिगोने लगी। हमेशा भीगने से डरने वाला वेदांत अपनी नायरा को देख उस तेज़ बारिश में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था और खुश भी लग रहा था। उस छोटी सी और प्यारी सी नायरा ने वेदांत को अपने साथ मस्ती करने पर मजबूर कर दिया। दोनों ही पूरी तरह भीग गए थे और ज़ोर ज़ोर से नाच रहे थे। नायरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ बहुत ही प्यारा सा डांस करने लगी। वो दोनों बाहर डांस कर रहे थे, लेकिन अंदर वेदांत के डेस्क पर भी वही तस्वीर थी जो बाकी तीनों के पास थी। वेदांत अपनी प्यारी सी नायरा को बड़े ही प्यार से देख रहा था, लेकिन उसकी नज़रों में वो था जो बाकी तीनों की नज़रों में नहीं था। उसकी आंखों में नायरा के लिए हद से ज़्यादा प्यार था, जुनून था। भले ही नायरा उन चारों के साथ नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास आज भी उन सब के दिलों में ज़िंदा था। उनके ख्यालों में मौजूद नायरा आज भी उन्हें जीने की उम्मीद दे रही थी और उनकी बेरंग ज़िंदगी में रंग भर रही थी। उसके एहसास भर से चारों की ज़िंदगी इस कदर खुशमिजाज बन चुकी थी, पर उसकी असली मौजूदगी उनकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार लाने की ताकत रखती थी। इसीलिए वो सब अपनी अपनी तरफ से उसे ढूंढने में पूरी जान लगा रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी नायरा, जो कि अब रिया बन चुकी थी, उसने खुद उन चारों तक जाने की सीढ़ी ढूंढ ली थी, जिस वजह से वो भी आज बहुत ही खुश थी। हमेशा उसे उदास करने वाली ये बारिश आज उसके अंदर की खुशी को बाहर ला रही थी, जिस वजह से रिया भी अपने घर की बालकनी में खड़ी भीग रही थी। इस वक्त उसने अपने लेंसेस नहीं पहने थे और ना ही चश्मा लगाया था। उसके लंबे बाल भी बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। वो एक जगह खड़ी होकर बस सामने देख रही थी, क्योंकि उसे अपने सामने उसका वेदांत, आरव, रुद्र और आर्यन खड़े नजर आ रहे थे। उन्हें देखते ही वो नायरा उन चारों की तरफ भागी और उनसे लिपट गई। वो सब भी उससे लिपट गए। नायरा आर्यन, आरव और रुद्र को इमेजिन कर उनके साथ डांस कर रही थी। तभी उन तीनों ने उसे वेदांत की तरफ धकेल दिया और उसी के साथ नायरा वेदांत के सीने से टकरा गई। वेदांत के करीब आते ही ना जाने क्यों नायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। नायरा ने वेदांत के सीने से अपना सिर लगा लिया। उसके सीने से लगे उसे सुकून का एहसास हुआ, जिस वजह से उसने अपनी बाहों में कस लिया। उन चारों की तरह नायरा भी अपने ख्यालों के साथ बहुत ही खुश थी। वेदांत अपने मैनेजर के साथ अपने कैबिन की तरफ जा रहा था और उसका मैनेजर उसे किसी प्रोजेक्ट की अपडेट दे रहा था। सर, कल जो हुआ वो सब फिर से नहीं होगा।
आपकी नई असिस्टेंट आज से ज्वाइन करने वाली है। वो मैनेजर उसके पीछे चलते हुए बोला। करने वाली है मतलब? वेदांत का सवाल सुनते ही मैनेजर डर गया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, फीमेल असिस्टेंट को अपॉइंट करने से पहले अच्छा किसी मेल असिस्टेंट को अपॉइंट करो। तुम जानते हो ना कि लड़कियां मेरा गुस्सा हैंडल नहीं कर सकती। वेदांत की बात सुन मैनेजर कुछ नहीं बोला, उसने बस गर्दन झुका ली। ये भी 2 दिन के अंदर ही रिजाइन कर देगी, वेदांत इरिटेट होकर बोला और लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने कैबिन की ओर बढ़ गया। मैंने जो बोला था वो फाइल रेडी करके मेरे पास ले आओ। इतना कहकर वेदांत भी जल्दी से अपने कैबिन की ओर मुड़ गया और मैनेजर उसके कैबिन की ओर। तभी वेदांत जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सारा स्टाफ उसे विश करता जा रहा था। उसने अपने कैबिन का दरवाज़ा खोला और जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि कैबिन में उसके डेस्क के पास एक लड़की सफाई कर रही थी। उसने अपने डेस्क पर एक वाज में कुछ सुंदर फूल भी सजाकर रख दिए थे। वेदांत की तरफ उसकी पीठ थी, लेकिन वो देख पा रहा था कि उस लड़की ने लाल रंग का एक बहुत ही खूबसूरत सा सलवार सूट पहन रखा था। उसकी स्लीव्स ने उसके पूरे हाथों को ढक रखा था। उसकी चूड़ियों की लटकन टेबल से टकरा टकरा कर प्यारी सी आवाज़ कर रही थी। उसने अपने बालों को बन बनाकर एक स्टिक के सहारे बांध रखा था, जिस पर एक सुंदर सा लाल रंग का लटकन लटक रहा था। उसे देख वो समझ गया कि ये ज़रूर नई असिस्टेंट होगी, लेकिन उसे अपनी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, वो लड़की फाइल्स ठीक से अरेंज करते हुए हल्की सी पलटी। उसी के साथ वेदांत ने उसका चेहरा देखा और उसका चेहरा देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसे उसने कुछ दिनों पहले सिग्नल पर देखा था, यानी कि रिया। उसे देखते ही वेदांत ने जैसे ही उसे देखा, एक पल के लिए वो फिर से एक बार ठहर गया। उसके कदम अपने आप रिया की तरफ बढ़ने लगे। उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब गया, रिया फिर से डेस्क की तरफ पलट गई और खिड़की से आती हवा की वजह से उसका सुंदर सा दुपट्टा उड़कर वेदांत के चेहरे पर आ गया। तभी वेदांत भी महसूस कर पा रहा था कि उसके दुपट्टे से एक अलग ही खुशबू आ रही थी, जिसमें वो खोता चला जा रहा था। उसने धीरे से वो दुपट्टा अपने चेहरे से हटाया और सामने काम करती रिया की तरफ देखा। रिया ने डेस्क पर रखी उन 5 दोस्तों की तस्वीर को भी अच्छे से साफ करके बड़े ध्यान से वहाँ रख दिया। वो अपने काम में इतनी ज़्यादा मगन थी कि उसे समझ ही नहीं आया कि कब वहाँ पर वेदांत उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। वेदांत भी कुछ नहीं बोल पाया। तभी रिया ने कुछ फाइल्स उठाई और उन्हें रखने के लिए जैसे ही वो वेदांत की ओर पलटी, पीछे खड़े वेदांत को देखकर वो एकदम से अचानक से डर गई। डर के मारे उसके हाथों से सारी फाइल्स नीचे गिर गई और वो खुद भी नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी वेदांत ने तुरंत आगे आकर उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। रिया सीधा वेदांत की बाहों में आ गिरी। वेदांत का एक हाथ उसकी पीठ के पीछे और एक हाथ उसकी कमर के नीचे था। उसकी आंखें रिया की आंखों से मिल चुकी थी। वेदांत को उसके चश्मे के भीतर से उसकी 2 काली आंखें नजर आ रही थी, जो इस वक्त हैरानी से उसे घूर रही थी। हवा की वजह से बालों की 2 लटें उसके चेहरे को चूम रही थी। अपना पूरा हुलिया बदलने के बावजूद भी रिया बहुत खूबसूरत थी। सुंदर सा चेहरा, प्यारी सी आंखें और उसके गुलाबी होठ किसी को भी अपना दीवाना बनाने की काबिलियत रखते थे। और उसकी सुंदरता से बेचारा वेदांत भी नहीं बच पाया। वो वेदांत को अपने इतना करीब देखकर रिया की आंखें बड़ी हो गई। उसकी धड़कन तेजी से चलने लगी और सांसें धीमी हो गई, क्योंकि वेदांत भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसका वो ब्लू सूट उसे काफ़ी रॉयल लुक दे रहा था। खूबसूरत चेहरा, गोरा रंग, साफ फीचर्स, ब्लू आंखें और काले घने बाल, वो बहुत ही सुंदर था। वो चाहकर भी वेदांत के चेहरे से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी, पर उसने खुद को संभाला, उठकर खड़ी हो गई और हड़बड़ाकर बोली, आई एम सॉरी सर। वो कुछ ठीक से बोल नहीं पा रही थी। तभी उसकी नज़र नीचे गिरी फाइल्स पर पड़ी। ओ ये मैं अभी उठाती हूँ। वो जल्दी से नीचे झुककर फाइल्स उठाने लगी। वेदांत ने भी खुद को संभाला, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा तो पाया कि रिया वो फाइल्स जैसे ही उठा रही थी, फिर से वो उसके हाथों से नीचे गिरे जा रही थी, क्योंकि उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। ये देख पता नहीं क्यों पर वेदांत थोड़ा सा हैरान हो गया। पर तभी रिया ने किसी तरह वो सारी फाइल्स उठाई और खड़ी हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे पता नहीं चला
कि आप कब आ गए। वो गर्दन झुकाकर बोली। वेदांत अब भी उसे गौर से देख रहा था। तभी वेदांत अचानक से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वेदांत का सवाल सुनकर रिया ने उसकी तरफ चौंक कर देखा और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ सर, वो मैं आपकी नई असिस्टेंट हूँ और मेरा नाम रिया है। मैं अभी आपका शेड्यूल लेकर आती हूँ। वो वहाँ से बाहर जाने लगी। तभी वेदांत ने अचानक उसे रोका। सुनो। उसकी आवाज़ सुनते ही रिया रुक गई और उसने पलटकर देखा। यस सर, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी चीज़ों को छुए, इसलिए आगे से मेरे डेस्क की किसी भी चीज़ को मेरी परमिशन के बिना मत छूना। उसकी बात सुन रिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से जाने लगी। और उसे जाता देख वेदांत भी अपने डेस्क की तरफ पलट गया। जैसे ही रिया ने दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने वाली थी कि तभी वो रुक गई और फिर से पलटी। लेकिन सर, उसकी आवाज़ सुन वेदांत ने फिर से उसकी ओर देखा। अगर आपके डेस्क की किसी भी चीज़ को मैं हाथ नहीं लगा सकती तो मैं असिस्टेंट ही किस काम की। आपका चाहे छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा, उसके लिए मुझे आपके डेस्क को तो छूना ही होगा। असिस्टेंट का काम इसी के लिए तो बना है। असिस्टेंट का काम इसके बिना हो ही कैसे सकता है? असिस्टेंट का काम ही होता है फाइल्स ऑर्गेनाइज करना, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना। ऐसे में अगर मैं आपके डेस्क को नहीं छू पाऊंगी तो कैसे पता चलेगा भला, बताइए। रिया की बातें सुनकर एक पल के लिए तो वेदांत भी चुप हो गया। इसे देखकर नहीं लगा था कि इसके गले से आवाज़ भी निकलती होगी। वो मन ही मन सोचने लगा, बताइए ना सर, आप चुप क्यों हैं? तभी रिया ने फिर से पूछा, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम मेरे डेस्क को छू सकती हो, लेकिन आगे से ख्याल रखना कि मेरी पर्सनल चीज़ों को ना छुओ। अगर उन्हें कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा और तुम्हारे लिए अच्छा भी नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर रिया हैरान हो गई। वो तुरंत समझ गई कि वो ये सब उस तस्वीर के लिए कर रहा था। अब जाओ और अपना काम करो, तुम्हारी वजह से पहले ही मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरे पास टाइम नहीं है तुम जैसे लोगों पर बर्बाद करने के लिए। वो अकड़कर बोला और अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसकी बात सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपने मन में गुनगुनाते हुए बोली, ये बिल्कुल नहीं बदला, खड़ूस कहीं का, अब भी वैसा का वैसा ही है, एक नंबर का घमंडी और अकड़ू, खुद को पता नहीं क्या समझता है, नकचड़ा कहीं का, एक नंबर का गधा। रिया गुस्से में तमतमाते हुए वहाँ से निकल गई। वो अपने डेस्क के पास आई और उसने सारी फाइल्स वहाँ पटक दी। अब तो इसकी आदत डालनी पड़ेगी रिया, इनके आसपास रहना तेरे लिए भी आसान नहीं होगा। ये सब के सब बहुत बड़ा सरदर्द है। अभी तो बस एक से ही पाला पड़ा है, पता नहीं बाकी तीनों से मिलने के बाद मेरा क्या होगा। उसने नीचे बैठकर अपना सिर पकड़ लिया। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो पहले अपना डेस्क सेट कर लेती हूँ। वर्क प्लेस को ऐसे खाली खाली थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ। उसने सब इग्नोर किया और नीचे रखा एक बॉक्स उठाकर अपने डेस्क पर पटक दिया। अंदर अपने कैबिन में बैठा वेदांत अभी अपने काम में बिजी था, लेकिन अचानक उसकी नज़र कैबिन के बाहर मौजूद रिया के डेस्क पर गई। रिया ने नीचे से एक बॉक्स उठाकर ऊपर रख दिया और उसमें से कुछ चीज़ें एक एक कर बाहर निकालने लगी। ये देखकर वेदांत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तभी उसने देखा कि रिया ने उन चीज़ों में से कुछ स्टिकर्स निकाल लिए और उन्हें डेस्क के सामने कांच पर चिपकाने लगी। डोरेमोन तुम यहाँ रहोगे, यहाँ पर पोकेमोन, अब तुम नरूटो तुम यहाँ रहना, तुम यहाँ ज़्यादा अच्छे लगोगे, यकीन करो, वो नौटंकी करते हुए बोली। उसकी हरकतें देख आसपास के कुछ लोग भी उसे देखने लगे। और इताची तुम यहाँ, वो एक एक स्टिकर सामने वाले कांच पर चिपकाते जा रही थी। जैसे ही वेदांत ने ये देखा, उसकी आंखें फटकर बाहर आने को हो गई। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और दौड़कर कैबिन के कांच से बनी दीवार के पास आया। वो वहाँ से उसे साफ साफ देख पा रहा था। गोजो और गेटो, तुम दोनों साथ में यहाँ रहना, मैं जिगरी दोस्तों को कभी अलग नहीं करती। यहाँ रहेगा ली और डेस्कटॉप पर तो बस नरूटो और हिनाटा ही जगह है। उसने पीसी के डेस्कटॉप पर नरूटो और हिनाटा का एक बहुत ही सुंदर सा स्टिकर चिपका दिया और उसी के पास में कुछ स्टिकर वन पीस के भी वॉलपेपर रहेगा। डॉट डॉट डोरेमोन है बड़ा प्यारा दोस्त हमारा डोरेमोन। उसने डेस्कटॉप पर डोरेमोन की प्यारी सी तस्वीर वॉलपेपर सेट कर दी। रिया को देख कांच के पार से उसे देखते वेदांत की धड़कन तेज हो गई थी। तभी रिया ने अपने डेस्क पर एनीमे कवर वाली डायरी, पेन्स और कुछ स्टिकर्स की डॉल्स भी रख दी। बस ये तो हो गया, अब लग रहा है ना कि ये मिस नायरा का डेस्क है। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि उसने गलती से क्या नाम बोला।
फिर वो अचानक लड़खड़ाते हुए बोलने लगी, नहीं ये नायरा कौन है, मैं तो रिया हूँ। फिर वो जल्दी से अपना सर झटक कर, कितना प्यारा लग रहा है, कहीं मेरे डेस्क को मेरी ही नज़र ना लग जाए, रुको ज़रा काला टीका लगा देती हूँ। उसने अपना चश्मा हटाकर आँख से काजल निकाला और डेस्क के नीचे लगा दिया और अपने ही डेस्क को हग कर लिया। उसकी ये सारी हरकतें वेदांत अभी भी साफ साफ देख पा रहा था। वो देख वेदांत लगभग 11 साल पहले की एक याद में खोता चला गया, जब वो नायरा और बाकी सबके साथ हाई स्कूल में था। आज से करीब 10 साल पहले स्कूल यूनिफॉर्म पहनी नायरा अपने स्कूल बेंच पर ढेर सारे एनीमे स्टिकर्स चिपका रही थी। उसने स्टिकर्स चिपका कर पूरा बेंच भर दिया। उसकी स्कूल बैग, वाटर बॉटल, यहाँ तक कि नोटबुक्स के कवर पेज पर भी एनीमे कैरेक्टर से ही भरे हुए थे। नायरा सुनो, एक दिन तुम इन सब की वजह से पागल हो जाओगी। लगभग 16 साल का वेदांत उससे कह रहा था। उसने भी नायरा की तरह यूनिफॉर्म पहन रखा था, रेड ब्लेजर पहनी। उस यूनिफॉर्म में भी वो बहुत अच्छा लग रहा था। अब भी पागल होना बाकी है, मैं तो पहले से ही पागल हो चुकी हूँ। देखो ना, ये सब कितने प्यारे हैं और कितने कूल भी हैं। नायरा ने अपने ही डेस्क को बाहों में भर लिया और उस पर लेट गई। उसे ऐसे देख वेदांत मुस्कुराने लगा। ओहो, लगता है फिर से इसका एनीमे पुराण शुरू हो गया। क्लासरूम के अंदर आता हुआ आर्यन बोला। उसके साथ रुद्र और आरव भी थे। उन सब ने भी यूनिफॉर्म पहन रखे थे। उनको देखकर नायरा और वेदांत दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यार नायरा, जूनियर्स का क्लासरूम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं, यहाँ घुटन जैसा लगता है। रुद्र मुंह बनाते हुए उनके पास आया। हाँ हाँ, पता है कि तुम्हें ये जगह क्यों पसंद नहीं, टीचर से पंगे जो लेते आए हो तुम। आरव बोल पड़ा। जैसे ही वो सब उस क्लास में आए, वहाँ की सभी लड़कियाँ ब्लश करने लगी, क्योंकि वो चारों बहुत ही हैंडसम थे और वहाँ के सबसे पॉपुलर भी। सारे क्लास की लड़कियों का ध्यान उन पर था और वैसे भी वो तीनों इतने हैंडसम हैं तो ध्यान तो जाएगा ही, लेकिन उन चारों का ध्यान बस उनकी क्यूट सी नायरा पर था। वो बस उसी से हंसकर बातें कर रहे थे। तुम लोग भी अगर देखोगे ना तो तुम भी फ़ैन बन जाओगे, देखना। इसीलिए अब मुझे चिढ़ाना बंद करो। तभी नायरा ने अपना मुंह फुला लिया। ये देखकर वो चारों और मुस्कुराने लगे। बेवकूफ़ गधे कहीं के, तुमने नायरा को नाराज़ कर दिया। वेदांत बाकी तीनों पर चिल्ला पड़ा, जिससे वो तीनों पैनिक हो गए और नायरा से माफ़ी मांगने लगे। अब मान भी जाओ, गुस्सा थूक दो, प्लीज़ मान जाओ ना, और हमें इन सारे कैरेक्टर्स के नाम बताओ। जैसे ही नायरा ने उन तीनों से ये सुना, उसके चेहरे पर तुरंत ही मुस्कान आ गई और वो अपना सारा गुस्सा भूल गई। ये देखो, ये है इरुका सेंसे, ये है सासुके, ये है नरूटो, लूफी, ये है डोरेमोन और ये है मेरा सबसे फेवरेट इताची और ये है पिकाचू। नायरा के चेहरे की मुस्कान उन चारों के भी चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए काफ़ी थी। वर्तमान समय यही सब याद करते हुए वेदांत रिया को देख रहा था और उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच रखी थी। वो तुरंत भागकर अपने डेस्क के पास गया और मैनेजर को फ़ोन लगाया। मुझे 5 मिनट के अंदर नई असिस्टेंट की सारी डिटेल्स मेरे डेस्क पर चाहिए। उसने बस इतना कहकर फ़ोन काट दिया। ये लड़की बार बार मुझे ये एहसास क्यों दिला रही है कि ये मेरी नायरा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो उससे कितनी अलग है। वेदांत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। वहीं बाहर बैठी रिया वेदांत का शेड्यूल चेक कर रही थी। तभी उसने देखा कि आज उसकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। उसने सारा शेड्यूल अरेंज कर लिया और जल्दी से वेदांत के कैबिन में गई। जब वो वहाँ गई तो उसने देखा कि वेदांत काम में बिजी हो गया था। उसने उसे सारा शेड्यूल एक्सप्लेन कर दिया और वहाँ से निकल गई। लेकिन इस बीच वेदांत भी उसकी हर एक हरकत पर बहुत गौर कर रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके भीतर अपनी नायरा को तलाश कर रहा था। उसके ठीक सामने रिया के पर्सनल डिटेल्स की फाइल पड़ी थी। वो हर एक डिटेल को बड़ी बारीकी से पढ़ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी सिमिलैरिटी नज़र नहीं आई, जिससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया। तभी उसने देखा कि रिया फिर से कुछ ऐसा ही कर रही थी जो उसे नायरा की याद दिला रहा था। जब रिया उसके केबिन से बाहर निकली तो उसने एक चपरासी को कुछ भारी फाइल्स ले जाते हुए देखा। उस आदमी की उम्र काफ़ी थी, इसीलिए इतनी सारी फाइल्स ले जाने में मशक्क़त करता देख
रिया ने उसे रोका और उसके हाथ से कुछ फाइल्स ले ली। वो उनकी मदद करते हुए कुछ फाइल्स उठाकर उसके साथ चल पड़ी। वो चपरासी भी उसका बर्ताव देख उससे हंस हंस कर बातें करने लग गया था। ये लड़की आखिर है कौन? क्यों ये बार बार? बेचारा वेदांत अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया, लेकिन इस बार उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। रिया की पहचान को लेकर उसकी बेचैनी अब गुस्से में बदल चुकी थी। रिया ने वेदांत की मीटिंग की सारी तैयारियां देख ली थी। उसे बस अब कुछ ज़रूरी फाइल्स ही कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचानी थी, इसीलिए उसने वो फाइल्स उठाई और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन जब वो वेटिंग रूम के पास से गुजर रही थी तो वो किसी से टकरा गई, जिससे उसके हाथ से सारी फाइल्स नीचे गिर गई। ओह गॉड, ये कौन अंधा है जिसे दिखाई नहीं देता? वो नीचे देखकर बोल रही थी। रिया ने जैसे ही नज़रें उठाकर ऊपर देखा, उसके सामने 3 लंबे चौड़े नौजवान खड़े थे, जिन्हें देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने खड़े आर्यन, आरव और रुद्र तीनों उसे घूर कर देख रहे थे। ये वेदांत के एम्प्लॉयज़ दिन ब दिन ज़्यादा ही बदतमीज़ नहीं होते जा रहे हैं? आर्यन ने मुंह बनाते हुए बोला। लगता तो ऐसा ही है। रुद्र ने भी उसे घूरते हुए बोला। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा कि कोई बेवकूफ़ गधा है। रिया थोड़ा हड़बड़ाकर बोली। क्या तुम फिर से हमें इंसल्ट कर रही हो? रुद्र ने भौहें उचकाकर कहा। नॉट एट ऑल सर, ऐसा नहीं है, मेरी सारी फाइल्स नीचे गिर गई है। रिया नीचे बैठ गई और वो फाइल्स उठाने लगी। ये सब आज भी वैसे ही हैं, बस थोड़े हटे कट्टे और हैंडसम हो गए हैं। रिया ने सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, तभी आरव नीचे बैठ गया और वो भी उसकी मदद करने लगा। उसे मदद करता देख रिया उसे देखती ही रह गई। इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये दोनों बस तुम्हारी टांग खींच रहे हैं, ये तो पुरानी आदत है इनकी। आरव ने मुस्कुराकर कहा। इसकी वो प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर रिया के होठों पर भी मुस्कान आ गई। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो आरव, शांत, नरम दिल और बहुत ही ज़्यादा प्यारे और मासूम। वो मन ही मन सोच रही थी, तभी उसकी नज़र आरव के हाथ की उंगली की तरफ गई, जिसमें वो लाल जेम वाली रिंग थी। उसे देखते ही वो उठ खड़ी हुई। उस रिंग को देख वो बहुत ज़्यादा हैरान थी। तभी उसकी नज़र रुद्र के ब्रेसलेट और आर्यन के ईयरिंग पर गई। उसमें भी वही लाल जेम स्टोन चमक रहे थे, जिन्हें देखकर रिया के तो होश ही उड़ गए। ये इन सब के पास अभी भी है। वो मन ही मन सोच रही थी। हे, तुम तो सीरियस हो गई, हम तो बस मजाक कर रहे थे यार। आर्यन रिया के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, जिससे वो होश में आए। इतना टेंशन मत लो, चिल करो। रुद्र भी बोला। अच्छा, तुम यहाँ नई लगती हो क्या? तुम वेदांत की नई असिस्टेंट हो? आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, जिस पर रिया ने हाँ में सर हिलाया। ग्रेट, तो बताओ कि वो अभी कहाँ है? तुम्हें तो पक्का पता होगा। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन आप सभी अभी उनसे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अभी उनकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है। क्यों ना तब तक आप वेटिंग रूम में इनका इंतज़ार करें। रिया की बात सुन आरव मुस्कुराते हुए बोला। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग वेट कर लेंगे। चलो। आरव बाकी दोनों को लेकर वेटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। सुनो, हमने बस मजाक किया, इसीलिए उसे दिल पर मत लेना, आर्यन और रुद्र जाते जाते कह गए, जिससे रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो उन तीनों को वहाँ से जाते हुए देखती रही। वो तीनों साथ में बहुत खुश लग रहे थे। अब सच में लग रहा है कि मैं अपनी असल ज़िंदगी में वापस लौटने लगी हूँ। तुम तीनों से फिर से मिलकर बहुत खुशी हुई दोस्तों। रिया मुस्कुराते हुए कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चली गई, लेकिन आरव बीच में ही रुक गया और उसने पलटकर वहाँ से जाती रिया को देखा। क्या हुआ आरव, तुम रुक क्यों गए? आर्यन ने रुद्र के पास वापस आते हुए पूछा। पता नहीं क्यों, लेकिन एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उस लड़की को पहले भी कहीं देखा है। आरव माथे पर सिकन लिए बोला। मुझे भी यार, और मुझे भी। रुद्र और आर्यन भी तुरंत बोले। वो सुन आर्यन हैरान हो गया। हम तीनों को इस लड़की के बारे में एक जैसा फील होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या कहीं देखा है हमने इसे? आरव के सवाल पर आर्यन और रुद्र दोनों सोच में पड़ गए। वेदांत अपने काफ़ी सारे क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग में मौजूद था। उसका मैनेजर प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा था और वेदांत का पूरा ध्यान उसी पर था।
इस वक्त वो काफ़ी सीरियस लग रहा था और दूर बैठी रिया ये देख पा रही थी। यह अब भी वैसा ही है, जब भी काम या पढ़ाई की बात आती है ये बहुत ही सीरियस हो जाता है। रिया उसी की ओर देखते हुए मन ही मन सोच रही थी। तभी प्रेजेंटेशन एंड हुआ। जो प्रोजेक्ट वेदांत की कंपनी की तरफ से प्रेजेंट किया गया वो वहाँ मौजूद क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आया, जिस वजह से वो सब वेदांत की बहुत सराहना कर रहे थे। इससे रिया को भी बहुत अच्छा लगा। फाइनली सभी क्लाइंट्स उससे विदा लेकर एक एक कर वहाँ से जाने लगे। उनके जाते ही वेदांत भी अपनी जगह पर वापस बैठ गया और उसने राहत की सांस ली। रिया अब भी उसे ही देखे जा रही थी। लगता है ये काफ़ी थक गया है, वो मन ही मन सोच रही थी कि तभी जिस चपरासी से वो थोड़ी देर पहले मिली थी वो डेस्क पर रखे पानी के गिलास जमा करते हुए वेदांत तक आ पहुंचा। लेकिन गलती से उसका धक्का ग्लास पर लगा और थोड़ा पानी वेदांत के ऊपर गिर गया। पानी वेदांत के ऊपर गिरते ही वो बूढ़ा चपरासी बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि वेदांत गुस्से में उठ खड़ा हुआ और गुस्से में चिल्लाया, व्हाट द हेल, माफ़ कर दीजिए सर, गलती से धक्का लग गया। वो आदमी घबराते हुए बोला, लेकिन इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो टिश्यू लेकर वेदांत के सूट पर लगा पानी पहुंच सके। वेदांत का गुस्सा देख रिया भी घबरा गई। वेदांत गुस्से में उस चपरासी से कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी उसके एक क्लाइंट वापस कॉन्फ्रेंस रूम में लौट आए, जिन्हें देख वो अपना सारा गुस्सा पी गया। सॉरी मिस्टर खुराना, दरअसल वो मेरा फ़ोन यहाँ रह गया था, वो क्लाइंट बोले, जिस पर वेदांत ने नकली मुस्कुराहट में हाँ में सिर हिलाया। निकलो यहाँ से, वेदांत ने उस चपरासी को तीखी नज़रों के साथ वहाँ से जाने के लिए कहा। वो आदमी मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से निकल गया, क्योंकि उस क्लाइंट की वजह से वो वेदांत के गुस्से से बच गया था। ऑफिस में सभी वेदांत का गुस्सा अच्छे से जानते थे, सिवाय रिया के, क्योंकि वो अभी अभी ज्वाइन हुई थी। जैसे ही वो क्लाइंट भी वहाँ से गए, रिया ने देखा कि अभी वेदांत अपने उन गीले कपड़ों को देखकर गुस्सा हो रहा था। इसीलिए वो जल्दी से आगे आई और बोली, एक्सक्यूज़ मी सर, दरअसल आपके फ्रेंड्स आए हैं, मिस्टर आरव, मिस्टर आर्यन और मिस्टर रुद्र। वो तीनों आपका वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहे हैं। वेदांत ने रिया की बात सुनी और बिना कुछ कहे वेटिंग रूम की तरफ बढ़ा। ओहो, इसका तो गुस्सा अभी भी वैसा ही है, बिल्कुल जुरासिक पार्क वाले डायनासोर की तरह। आई होप कि उन तीनों से मिलने के बाद ये शांत हो जाए, रिया खुद से बड़बड़ाई। तभी उसकी नज़र सामने डेस्क पर गई तो डेस्क पर उसे वेदांत का फ़ोन नज़र आया। अरे, ये तो अपना फ़ोन यहीं छोड़ गया, कोई बात नहीं, जाते जाते दे दूंगी। रिया ने वो फ़ोन अपने पास रख लिया और वहाँ रखे कुछ इम्पोर्टेंट पेपर समेटने लगी। वहीं दूसरी ओर वेदांत पैर पटकते हुए वेटिंग रूम में आया, जहां वो तीनों उसका इंतज़ार कर रहे थे। वेदांत को देखते ही वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए। हे वेदांत, कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? आरव ने सबसे पहले उससे यही पूछा, लेकिन वेदांत बिना कुछ कहे जाकर सीधा काउच पर बैठ गया। उसे ऐसे देख वो तीनों भी हैरान हो गए। ये वेदांत को क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? आर्यन ने उससे पूछा। काफ़ी थके थके लग रहे हो, रुद्र बोला। लेकिन वेदांत ने उनमें से किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दिया और तुरंत उठा। उसने डेस्क के पास जाकर 2 बार बेल बजा दी। सब लोग देख पा रहे थे कि उसके चेहरे पर गुस्से के अलावा कोई भी भाव नहीं था। भाई सुनना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे फिर से वो झटका आ रहा है? आर्यन रुद्र के कान में फुसफुसाते हुए बोला, जिससे रुद्र भी थोड़ा परेशान हो गया। वहीं वेदांत के चेहरे के ऐसे भाव देखकर आरव के माथे पर पहले ही सिकन आ गई थी। वो बहुत ही गंभीरता से वेदांत को देख रहा था। तभी एक चपरासी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, वापस जाओ और शर्मा जी को अंदर भेजो। वेदांत ने तुरंत ही उस चपरासी को वहाँ से वापस भेज दिया और उसी चपरासी को अंदर बुलाया जिसने कुछ देर पहले उसके ऊपर पानी गिरा दिया था। उसके वहाँ से जाते ही वेटिंग रूम में सन्नाटा फैल गया, क्योंकि वेदांत के गुस्सैल एक्सप्रेशन से देखकर सभी शांत हो गए थे। सर, ये आपका फ़ोन। तभी दरवाज़ा खोल रिया भी अंदर दाखिल हुई, लेकिन वहाँ का गर्म माहौल देखकर वो अपनी बात कहते कहते रुक गई। उसने नज़र घुमाकर आसपास देखा तो सभी के चेहरों पर गंभीर भाव थे, जिन्हें देख वो भी थोड़ा डर गई। वो डरते हुए आगे आई
और उसने वेदांत का फ़ोन उसके सामने डेस्क पर रख दिया। सर, आपका फ़ोन है, इसे आप कॉन्फ्रेंस रूम में छोड़ आए थे। हो गया, अब जाओ यहाँ से। वेदांत थोड़ा गुस्से में ही बोला, जिससे रिया भी थोड़ा घबरा गई। वो वहाँ से जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा पाती उससे पहले ही दरवाज़ा खुला और वो चपरासी अंदर आया, जिसका इंतज़ार ना जाने वेदांत कब से कर रहा था। दरवाजे पर उसे देखते ही रिया के कदम अपने आप रुक गए, लेकिन वेदांत की आंखें चमक उठी। बाकी तीनों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन दरवाजे पर खड़ा वो चपरासी भी काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि अब उसके ऊपर वेदांत के गुस्से का कहर टूटने वाला है। सर, आपने हमें बुलाया? वो बड़े ही घबराए हुए स्वर में वेदांत के पास आते हुए बोला। हाँ। वेदांत खुद भी आगे बढ़कर उसके पास आया। मुझे बताओ कि आखिर मैं तुम लोगों को सैलरी किस बात की देता हूँ? वेदांत का सवाल सुनकर वो चपरासी और बाकी सब हैरान हो गए। सर, वो आदमी हकलाने लगा, अगर तुमसे काम ठीक ढंग से होता नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देते ये नौकरी? मेरे इस सूट की कीमत जानते हो तुम? वेदांत गुस्से में उस पर चिल्लाने लगा। ये सब देख वहाँ मौजूद सभी हैरान रह गए। रिया तो उसका गुस्सा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। हमें माफ़ कर दीजिए सर, हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया, गलती से पानी गिर गया। वो प्यून बेचारा बार बार माफ़ी मांगे जा रहा था, लेकिन बावजूद इसके वेदांत का गुस्सा कम नहीं हो रहा था, जिस वजह से रिया को उस पर गुस्सा आने लगा। अगर तुम्हारे पूरे साल की कमाई भी जोड़ ली जाए ना, तो भी इस सूट की कीमत के बराबर नहीं हो पाओगे। वेदांत गुस्से में बोला, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये अंकल बेचारे बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, बावजूद इसके इसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वेदांत, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, माफ़ कर दो इन्हें। आरव बीच में बोल पड़ा। तुम बीच में मत बोलो आरव, ये तुम्हारा मामला नहीं है। इसने मेरा इतना महंगा सूट खराब कर दिया, इसकी सज़ा तो इसे मिलनी ही चाहिए। वैसे भी सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे गलतियां करने वालों से सख्त नफरत है। वेदांत ने यह कहते हुए टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और उसमें जो पानी था वो सीधा उस चपरासी के चेहरे पर मार दिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रिया के तो होश ही उड़ गए। सामने खड़ा वो प्यून सर से लेकर पांव तक पूरी तरह भीग चुका था। उसे इस हालत में देखकर वेदांत के दिल को तो ठंडक पहुंच गई, लेकिन उस आदमी का स्वाभिमान छलनी छलनी हो गया। इस बार तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा अगर ऐसी कोई भी गलती हुई तो याद रखना कि तुम अपने काम से हाथ धो बैठोगे। तभी वेदांत ने होठों पर एक तिरछी मुस्कान लिए कहा और अपने हाथों में पकड़ा कांच का ग्लास नीचे पटक दिया, जिस वजह से उस ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये सब करके वेदांत का गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन सामने खड़े उस अधेड़ उम्र के चपरासी की आंखों में आंसू आने लगे। वो सबके सामने हुई अपनी इस बेइज्जती से अंदर तक हिल गया था। वेदांत ने उसकी उम्र तक का लिहाज नहीं किया था। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। वेदांत फिर से चिल्लाया, जिस वजह से वो आदमी वहाँ से जाने लगा। लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिससे फिर एक बार सबके होश उड़ गए। एक जोरदार आवाज़ सभी के कानों में गूंज गई। आरव, आर्यन और रुद्र की आंखें फटकर बाहर आने को हो गई थी, क्योंकि सामने का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। रिया के हाथों में एक बड़ी फाइल थी और वेदांत सामने झुक गया था, क्योंकि रिया वेदांत के पीछे खड़ी थी और उसने अपनी पूरी ताकत से बहुत ज़्यादा गुस्से में वो फाइल पीछे से सीधा वेदांत के सर पर दे मारी थी। वेदांत ने अपना एक हाथ अपने सर के पीछे रख लिया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसने हैरानी से पलटकर पीछे देखा तो रिया अपने हाथ में वो फाइल लिए खड़ी थी और उसे गुस्से से घूर रही थी। सब देख पा रहे थे कि वो गुस्से से उबल रही थी। पास ही खड़ा चपरासी भी ये देख रहा था और बहुत ही हैरान रह गया था। जिस वेदांत के गुस्से से सारा ऑफिस और उसके दोस्त तक कांप रहे थे, रिया ने उसी के ऊपर हाथ उठा दिया था, जिससे वहां मौजूद सभी के जिस्म से उनकी रूह कुछ देर के लिए बाहर आ गई। 15 साल पहले लगभग 10 साल का आर्यन ज़मीन पर गिरा हुआ था और स्कूल के काफ़ी सारे बच्चे उस पर लगातार हंसते जा रहे थे। शायद उन्हीं बच्चों में से किसी ने उसे नीचे गिरा दिया था।
उन्हीं के बीच उसी की उम्र का वेदांत भी वहाँ खड़ा था और उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। लेकिन आर्यन दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा रेड लग रही थी, चेहरे पर काफ़ी सारे पिंपल्स थे और आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगा था। सारे बच्चे उसके अपीयरेंस पर ही हंस रहे थे। कोई उसके चश्मे का मजाक उड़ा रहा था तो कोई उसके पिंपल्स का। दूर स्कूल ग्राउंड की दीवार पर बैठा उसी उम्र का रुद्र भी ये सब देख रहा था। उसने भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और उसे इस सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं दूर मौजूद आर्ट क्लास की बालकनी में खड़ा छोटा सा आरव भी यह सब देख रहा था। उसे बेचारे आर्यन के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तभी आर्यन उठा और रोते हुए नीचे गिरी अपनी बुक्स समेटने लगा। देखो मुझसे पंगा लेने का नतीजा, आगे से अपनी औकात में रहना, पिंपल फेस मंकी। वेदांत हंसते हुए बोला, जिससे आर्यन को बहुत ही बुरा लगा। तभी वहां मौजूद सभी के कानों पर एक जोरदार आवाज़ पड़ी, क्योंकि पीछे से किसी ने वेदांत के सर पर जोर से मारा था। आर्यन ने नज़र उठाकर देखा तो वेदांत के पीछे लगभग 10-11 साल की सुंदर सी लड़की खड़ी थी, जिसके हाथ में एक मोटी सी डायरी थी। उस डायरी का कवर एनिमे कैरेक्टर से भरा हुआ था। वो लड़की कोई और नहीं, नायरा ही थी। यह पहली बार था जब आर्यन ने नायरा को देखा था। उसे देखकर आरव और रुद्र के होठों पर तुरंत ही हल्की सी मुस्कान आ गई। नायरा ने अपनी पूरी ताकत से वो डायरी पीछे से वेदांत के सर पर दे मारी, जिस वजह से वेदांत को जोर से लगी और उसने अपना सर पकड़ लिया था। ये क्या कर रहे थे तुम? हाँ, तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की चीज़ है भी या नहीं? इसे क्यों परेशान कर रहे हो तुम? नायरा अभी अभी गुस्से में उबलते हुए वेदांत पर बरस पड़ी। नायरा, ये क्या कर रही हो? मुझे ज़ोर से लगी। वेदांत गुस्से में उस पर चिल्ला पड़ा। शट अप! नायरा ने उसे एक ही आवाज़ में चुप कर उत्तर दिया। क्या तुम स्कूल में यही सब करने आते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें वेदांत। अपने नए क्लासमेट को ऐसे बुली कर रहे हो और तुम इन छछूंदरों के साथ मिलकर। जैसे ही नायरा ने बाकी सबकी तरफ गुस्से से देखा, सब लोग दुम दबाकर वहां से भाग निकले, क्योंकि उसके गुस्से से सभी अच्छी तरह वाकिफ थे। उन सबके भाग जाने से वेदांत और भी डर गया। आर्यन तो ये सब देखता ही रह गया। ये सब तो भाग गए, अब बताओ कि तुम्हारा क्या करूं? नायरा गुस्से में वेदांत की तरफ बढ़ने लगी, जिससे वो डरकर पीछे हटने लगा। खबरदार अपनी जगह से हिले तो। जैसे ही नायरा चिल्लाई, वेदांत घबराकर जगह पर ही रुक गया। नायरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जिस वजह से उसके पसीने छूट गए। माफ़ी मांगो। जैसे ही नायरा ने वेदांत से कहा, वेदांत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? मैंने कहा इससे माफ़ी मांगो वेदांत। हाँ, तुम इससे माफ़ी मांगो, और तुम भी अभी के अभी, वरना इसी डायरी से मार मार कर तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। 9, 2, 11 और वो चिल्लाकर बोली, जिससे वेदांत का रुद्र के पास आया और हिचकिचाते हुए बोला, सॉरी, मैंने सुना नहीं, जोर से बोलो। नायरा की आवाज़ सुनते ही वेदांत का खून जम गया। मैंने कहा सॉरी बोलो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, वेदांत इस बार जोर से चिल्लाकर बोला, जिसे सुनकर दूर मौजूद रुद्र और आरव की हंसी छूट गई। लेकिन नीचे बैठा आर्यन थोड़ा हड़बड़ा गया। तभी उसने देखा कि वेदांत के पीछे मौजूद नायरा उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी वो प्यारी सी मुस्कान देखकर आर्यन के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, आर्यन ने अपने आंसू पोंछते हुए वेदांत से कहा। उसकी वो मुस्कान देख वेदांत को भी मन ही मन अच्छा लगा। तभी नायरा वेदांत के पास आकर खड़ी हो गई। मैं भी अपने दोस्त की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो और हमसे दोस्ती कर लो। उसने आर्यन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये देखकर आर्यन ही नहीं, वेदांत भी हैरान हो गया। आर्यन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि नायरा की तरफ देखते हुए वेदांत ने भी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिस वजह से उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने अपना एक हाथ नायरा के हाथ में दे दिया और दूसरा वेदांत के हाथ में। इसी के साथ नायरा और वेदांत ने उसकी उठकर खड़े होने में मदद की। इसी तरह आर्यन 10 साल पहले नायरा और वेदांत का दोस्त बना था और उनके ज़रिए ही आरव और रुद्र का भी। वर्तमान समय आज भी सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा 10 साल पहले हुआ था। बस फ़र्क इतना था
कि उन सब की आंखों के सामने नायरा की जगह इस बार रिया थी। उसके हाथ में एक फाइल थी और उसने जोर से वेदांत के सर पर वो फाइल दे मारी थी। ये देखकर सभी के होश उड़ चुके थे, क्योंकि उन चारों को रिया को देख नायरा की याद आ गई थी। अपना हाथ सिर पर रखे वेदांत ने पलटकर उसकी ओर देखा तो रिया नायरा की तरह ही गुस्से में उभर रही थी। उसे ऐसे देख उन चारों को लग रहा था मानो वो उनकी नायरा ही हो। बेवकूफ़ गधे कहीं के, तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? कब से वो अंकल बेचारे तुम्हें सॉरी सॉरी बोल रहे हैं और तुम हो कि अकड़ते ही जा रही हो। वो गुस्से में घुर्राते हुए बोली। उसे ऐसे देख वेदांत गुस्से में उसकी तरफ जाते हुए बोला, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अगर तुम इन अंकल से ऐसे बात कर सकते हो तो मैं भी तुमसे ऐसे बात कर सकती हूँ। रिया भी गुस्से में आगे आते हुए बोली, जिससे वेदांत के कदम अपने आप पीछे हटने लगे। आखिर करना क्या चाहते हो तुम? अपनी बेवजह की हेकड़ी के चलते इन बेचारे अंकल को परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी और बात का ना सही, लेकिन इनकी उम्र का ही लिहाज कर लेते। क्या तुम देख नहीं सकते कि वो उम्र में तुमसे बड़े हैं और इन्हें इज्जत देने के बजाय तुम इनकी बेइज्जती कर रहे हो? उनका गुस्सा देख वेदांत बिल्कुल उसी तरह डर रहा था जैसे वो नायरा को देखकर डर जाता था। बाकी तीनों लड़के भी रिया में नायरा को इमेजिन करने लगे थे। चलो अब जल्दी से माफ़ी मांगो। जैसे ही रिया ने ये कहा, सबकी आंखें फटकर बाहर आने को हो गई। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ये नहीं चाहता, ये मेरे मालिक है। वो चपरासी बीच में बोला। अब आप भी चुप रहिए अंकल, मैं इससे बात कर रही हूँ ना। पहले इसका काम तो निपटा लूँ। उसका गुस्सा देख वो पियून भी घबराकर चुप हो गया। और तुम चलो माफ़ी मांगो इनसे। रिया फिर से वेदांत की तरफ अपना रुख मोड़ते हुए बोली, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर इस नौकर से माफ़ी मांगूंगा? वेदांत भी गुस्से में बोला, माफ़ी मांगो वरना क्या कर लोगी तुम ऐसा? वरना क्या? वेदांत और रिया दोनों की आंखों में बहुत गुस्सा था। अगर तुमने अगले 3 सेकंड के अंदर इनसे माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारे ऊपर ये फेंक दूंगी। रिया ने पास ही रखा पानी का जग उठा लिया और वेदांत की तरफ करते हुए बोली, जिसे देखकर वेदांत की आंखें बड़ी हो गई। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? वेदांत देखकर हड़बड़ाकर चिल्लाया, माफ़ी मांगो वरना तुम्हारे ऊपर ये सारा पानी उड़ेल दूंगी। फिर घूमते रहना भीगे बालों के साथ छींकते हुए। उसके बाद तो अपना ये महंगा सूट फेंकना ही पड़ेगा तुम्हें। वो उसे धमकाते हुए बोली। ये देख बाकी तीनों के होश उड़ गए, क्योंकि वो जानते थे कि रिया की ये ट्रिक पूरी तरह काम कर जाएगी। उन्होंने जल्दी से वेदांत की तरफ देखा तो वो घबरा गया था कि क्या कहा तुमने? वेदांत की जुबान लड़खड़ाने लगी। मैंने कहा, अगर अगले 3 सेकंड के अंदर तुमने इनसे माफ़ी नहीं मांगी तो फिर तुम गए काम से। एक रिया ने गिनती शुरू भी कर दी, जिस वजह से वेदांत बहुत ज़्यादा घबरा गया। 2 रिया की आंखों में कोई रहम नहीं था। वेदांत समझ गया कि वो उससे बच नहीं पाएगा, इसीलिए उसने हार मानना सही समझा, क्योंकि बचपन से ही उसकी एक कमज़ोरी थी। वो कभी भी भीगे बाल सहन नहीं कर सकता था। ठंडे पानी से बाल भीगते ही उसे तुरंत जुकाम हो जाता था, जिस वजह से उसके दिल में ठंडे पानी से बाल भीगने के लिए बहुत डर था। और 3 रिया उसके ऊपर पानी फेंकने ही वाली थी कि तभी वो बोल पड़ा, सॉरी। सामने खड़े चपरासी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बॉस उससे माफ़ी मांगेगा, और वो भी एक लड़की से डरकर। लेकिन ऐसा हो चुका था, जिससे वो वहाँ मौजूद सभी के सभी हैरान हो गए थे, यहाँ तक कि वेदांत खुद भी। रिया ने ये सुनकर वो पानी का जग वापस नीचे रख दिया और उस पियून की तरफ देखकर बोली, अंकल, इस सब में कसूरवार सिर्फ ये नहीं, आप भी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है
कि अन्याय करने वाले से बड़ा दोषी उसे सहने वाला होता है। आप तो मुझसे बड़े हैं, आपको ये बात समझनी चाहिए। अगर कोई आपको महीने की पगार देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपको और आपके आत्मसम्मान को खरीद लिया है। रिया उस आदमी पर भी गुस्सा करते हुए बोली। अब वेदांत को ये सब सुन गुस्सा आ रहा था, लेकिन रुद्र, आरव और आर्यन तीनों उसकी बातों से पूरी तरह से सहमत थे। माफ़ कर दो बेटी, उस चपरासी ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। ये देखकर उनके हाथ पकड़ लिए रिया ने। मैं जानती हूँ कि एक आम आदमी के लिए इस दुनिया में आत्मसम्मान से बड़ी कोई पूंजी नहीं है अंकल। अब आप यहाँ से जाइए। उसकी बात सुने वो पियून तुरंत वहाँ से चला गया। उसके जाते ही तभी रिया वेदांत के पास आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे कमज़ोरों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो। इसे उनके खिलाफ नहीं, उनके लिए इस्तेमाल करो या फिर बचा कर रखो। इसे बुराई के खिलाफ खड़े होने के लिए इस्तेमाल करो। अपने पाव किलो के दिमाग में ये बात अच्छे से फिट कर लो। उसने बस इतना कहा और वहाँ से निकल गई। वेदांत और बाकी सब तो उसे देखते ही रह गए, क्योंकि उसने अभी अभी जो कहा था वो सब पहले भी सुन चुके थे। नायरा की ज़ुबान से, जो ताकतवर हो उन्हें अपनी ताकत कमज़ोरों के खिलाफ नहीं, उनके लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना तुम सब। मैं ये तुम्हें इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम सब बहुत ताकतवर हो। यही वो शब्द थे जो नायरा ने उन सब से बिछड़ते वक्त कहे थे। वही सब याद कर उनके दिमाग काम करना बंद कर चुके थे। वो बस चुपचाप रिया को वहाँ से जाते हुए देखते रहे। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।